वह कौन सा विचार है जो भारत को एकजुट करता है? एक राष्ट्र के रूप में भारत क्या है? वह कौन सा बुनियादी विचार है जो इन सभी अलग अलग समाजों, समुदायों और संस्कृतियों को एकजुट करता है? आपको क्या लगता है? देखिए, एक भारत एक सांस्कृतिक पहचान है। एक सांस्कृतिक हजारों साल पुराना सिविलाइजेशन है। भारत की विशालता देखिए, 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस, हजारों बोलियां। आप भारत में कुछ मील पर जाएंगे, हमारे यहाँ कहते हैं 20 मील पर जाने पर बोली बदल जाती है, कस्टम बदल जाते हैं, कुजिन बदल जाता है, पहनवेश पहनाव बदल जाता है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक आप सारे देश में विविधताएं दिखेगी। लेकिन जब थोड़ा और गहरा जाएंगे तो आपको एक तंतु मिलेगा। जैसे मैं कहूँ, हमारे यहाँ भगवान राम की चर्चा हर मुंह से सुनने को मिलेगी, राम का नाम हर जगह पे सुनने को मिलेगा। लेकिन अब आप देखेंगे, तमिलनाडु से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, आपको कोई न कोई व्यक्ति मिलेंगे जिनके नाम में कहीं न कहीं राम होगा। गुजरात में जाएँगे तो राम भाई कहेगा, तमिलनाडु में जाएँगे तो रामचंद्र कहेगा, महाराष्ट्र में जाएँगे तो राम भाऊ कहेगा। तो यानी ये विशेषता भारत को संस्कृति से बांध रहेगा। अब जैसे आप स्नान भी करते हैं हमारे देश में, तो क्या करते हैं, स्नान तो वो बाल्टी वाले पानी से लेते हैं, लेकिन गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, यानी भारत के हर कोने की नदियों का स्मरण करके मैं उस नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम करो, है। सभी नदियों के पानी से मैं स्नान कर रहा हूँ। पूरे देश का हमारे यहाँ संकल्प की एक परंपरा होती है। कोई भी काम करे, पूजा हो, तो संकल्प है। और आप संकल्प को बड़ा हिस्ट्री लिखी जा सकती है। यानी किस प्रकार से डेटा कलेक्शन मेरे देश में होता था, शास्त्र कैसे काम करते थे, बड़ा यूनिक वे था। कोई संकल्प लेता है या पूजा करता है या मानो शादी हो रही है, तो पूरे पहले ब्रह्मांड से शुरू कर दे। जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, आर्यवर्त से शुरू करते 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 गांव तक आएंगे, फिर उस परिवार तक आएंगे, फिर उस परिवार के जो देवता होंगे उसका स्मरण करेंगे। यानी ये भारत में और आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में हो रहा है ये। लेकिन दुर्भाग्य, वेस्टर्न मॉडल क्या रहा, दुनिया के और मॉडल क्या रहा कि वो शासकीय व्यवस्था के आधार पर ढूंढने लगे। भारत में शासकीय व्यवस्थाएं भी कई प्रकार की रही, कई बिखरी हुई कई टुकड़ों में दिखाई देगी, राजा महाराजाओं की संख्या दिखाई देगी। लेकिन भारत की एकता इन सांस्कृतिक बंधनों से, हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा की परंपरा रही, चार धाम की शंकराचार्य ने स्थापना की। आज भी लाखों लोग एक स्थान से दूसरे जहाँ तीर्थ यात्रा करेंगे। हमारे यहाँ काशी में लोग आएंगे, रामेश्वर का पानी काशी, काशी का पानी रामेश्वरम करने वाले अनेक प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। यानी एक प्रकार से हमारे पंचांग भी देखोगे तो आपको देश में इतनी चीजें मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम आधुनिक भारत की नींव के इतिहास पर नजर डालें, महात्मा गांधी और आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, इतिहास के सबसे अहम लोगों में से एक हैं और निश्चित रूप से भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। आपको महात्मा गांधी की सबसे अच्छी बातें क्या लगती है? आप जानते हैं कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ, मेरी मातृभाषा गुजराती है। महात्मा गांधी का जन्म भी गुजरात में हुआ, उनकी मातृभाषा भी गुजराती है। वो बैरिस्टर बने, विदेशों में रहे, उनको बहुत सारे अवसर मिले,
लेकिन भीतर का जो भाव था, जो परिवार से संस्कार मिले थे, वो सब छोड़-छाड़ करके भारत के लोगों की सेवा के लिए आ गए। भारत की आज़ादी की जंग में वो उतर गए और महात्मा गांधी का कम अधिक प्रभाव आज भी भारतीय जीवन पर किसी न किसी रूप में दिखता है। और महात्मा गांधी जी ने जो बातें कही उसको जीने का प्रयास किया। अब जैसे स्वच्छता, वो स्वच्छता के बड़े आग्रही थे लेकिन वो खुद भी स्वच्छता करते थे और कहीं पर भी जाए तो स्वच्छता की चर्चा भी करते थे। दूसरा, भारत ने आजादी का आंदोलन देखिए। भारत चाहे मुगल रहे होंगे या अंग्रेज रहे होंगे या कोई और रहे होंगे, हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बावजूद भी कोई समय ऐसा नहीं गया होगा, कोई भूभाग ऐसा नहीं गया होगा जहां भारत में कहीं न कहीं आजादी की जोत जली ना हो। लक्षावधि लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, आजादी के लिए मर मिटे, जवानी जलों में खपा दी। महात्मा गांधी ने भी आजादी के लिए काम किया लेकिन फर्क क्या था? वे तपस्वी लोग थे, वीर पुरुष थे, त्यागी लोग थे, देश के लिए मरने मिटने वाले लोग थे, लेकिन आते थे देश के लिए शहीद हो जाते थे। परंपरा तो बहुत बनी रही, उसने एक वातावरण भी बनाया। लेकिन गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा किया और सामान्य मानवी झाड़ू भी लगाता है तो कहते हैं तुम आजादी के लिए कर रहे हो। किसी को पढ़ा रहे हो तो बोले तुम आजादी को कर रहे हो। तुम चरखा कात रहे हो और खादी बना रहे हो, तुम आजादी के लिए काम कर रहे हो। तुम लेप्रेसी के पेशेंट की सेवा कर रहे हो, तुम आजादी के लिए कर रहे हो। उन्होंने हर काम के साथ आजादी के रंग से रंग दिया और इसके कारण भारत का सामान्य मानवी भी लगने लगा कि हाँ, मैं भी आजादी का सैनिक बन गया हूँ। ये जन आंदोलन इतना बड़ा गांधी जी ने बड़ा बनाया जिसको अंग्रेज कभी समझ ही नहीं पाए। अंग्रेजों को कभी अंदाज ही नहीं था कि एक चुटकी भर नमक, दांडी यात्रा एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन पैदा कर सकता है और वो करके दिखाया उन्होंने। तो बात वो और उनका जीवन, व्यवहार, शैली, उनका दिखना, बैठना, उठना उन सब का एक प्रभाव था। और मैंने तो देखा है कि उम, वे कई उनके किस्से बड़े मशहूर हैं। वो एक बार गोलमेज परिषद में अ, एक अंग्रेज ने रिपोर्ट उनको उनको शायद गोलमेज परिषद में जा रहे थे। बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज से उनकी मुलाकात का समय था। अब गांधी जी अपना धोती और एक आध चद्दर लगा करके पहले चले गए। उस अब तमाम लोगों को इतना था कि ऐसे कपड़ों में वो मिलने आ रहे महाराज को। तो गांधी ने कहा भाई मुझे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? जितने कपड़े आपके राजा के बदन पर है, वो हम दोनों के लिए काफ़ी है। तो ये मज़ाकिया स्वभाव उनका था। तो महात्मा गांधी की कई विशेषताएँ रही हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने सामूहिकता का भाव जो जगाया, जनशक्ति के सामर्थ्य को पहचाना, मेरे लिए आज भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं जो भी काम करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि वो जन सामान्य को जोड़ करके करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। सरकार ही सब कुछ कर लेगी, ये भाव मेरे मन में नहीं होता है। समाज की शक्ति अपरंपार होती है, ये मेरा मत रहता है। तो गांधी जी शायद 20वीं सदी के सबसे महान नेताओं में से एक थे। आप भी 21वीं सदी के सबसे महान नेताओं में से एक हैं। वे दोनों समय अलग थे और आप जियोपॉलिटिक्स के खेल और कला में कुशल रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आप चीजों को सही से संभाल रहे हैं। मतलब
आप बड़े देशों के साथ भी अच्छे से बातचीत करके रास्ता निकाल लेते हैं। तो बेहतर क्या है, लोगों का आपसे प्यार करना या आपसे डरना? ऐसा लगता है कि आपको सब प्यार करते हैं, पर उनको आपकी ताकत का भी पता है। आप वो संतुलन कैसे ढूंढते हैं? इस पर कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात है कि ये तुलना करना उचित नहीं होगा कि 20वीं सदी के महान नेता गांधी थे। वो 20वीं हो, 21वीं हो या 22वीं हो, गांधी महान नेता हर सदी के लिए है। आने वाली सदियों तक महात्मा गांधी रहने वाले हैं। क्योंकि मैं उनको उसी रूप में देखता हूँ और आज भी मैं उनको रिलेवेंट देख रहा हूँ। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मेरे पास एक दायित्व है। उस लेकिन दायित्व उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा देश बड़ा है। व्यक्ति इतना महान नहीं है जितना कि मेरा देश महान है। और मेरी जो ताकत है, वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद तक की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। और उसी के कारण, और मुझे याद है मैं 2013 में जब मेरी पार्टी ने तय किया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहूँगा, तो मेरी जो आलोचना होती थी वो एक ही आलोचना होती थी और वो व्यापक रूप से चर्चा हुआ, मोदी तो एक स्टेट का नेता है, एक राज्य को चलाया है, उसको विदेश नीति क्या समझ आएगी? वो विदेश में जाके क्या करेगा? ऐसी सारी बातें होती थी। और मुझे जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ होते थे, उसमें ये सवाल मुझे पूछा जाता था। तब मैंने एक जवाब दिया था। मैंने कहा कि देखिए भाई, एक प्रेस इंटरव्यू में तो पूरी विदेश नीति मैं समझा नहीं सकता हूँ और वो न ही ज़रूरी है। लेकिन मैं इतना आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान न आँख झुका के बात करेगा, न आँख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आँख में आँख मिला के बात करेगा। तो मैं 2013 में इस प्रकार से आज भी उस विचार को लेकर के मैं रहा हूँ। मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा-भला कहना, ये न मेरे संस्कृति के संस्कार है, न मेरी सांस्कृतिक परंपरा है। और हम तो मानते हैं कि भई पूरी मानव जात का कल्याण हो। भारत में तो जय जगत की कल्पना रही है, विश्व बंधुत्व की कल्पना रही है। वसुधैव कुटुंबकम का विचार लेकर के हम सदियों से पहले हम पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना करने वाले लोग रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी बातचीत भी क्या होती है। मैंने दुनिया के सामने जो अलग-अलग विचार रखे हैं, उन विचारों को अगर आप एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने एक विषय रखा, एनवायरनमेंट की इतनी चर्चा होती थी, मेरे एक भाषण में मैंने कहा, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। तो ये पूरा फिर जब कोविड चल रहा था, तो G20 में ही मेरा एक संबोधन था। मैंने कहा भाई हमारा वन हेल्थ का कांसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। यानी हमेशा मेरी कोशिश ये रही है, जैसे हमने G20 का हमारा लोगो था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हर चीज में हम उस भूमिका से ही पले बढ़े। अब दुनिया को ये चीजें, अब मैंने जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का मूवमेंट चला है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने जन्म दिया और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, उस भावना और दुनिया को ग्लोबल हेल्थ की जब बात आई, तो मैंने कोविड में कहा था वन अर्थ, वन हेल्थ।
अब जब वन अर्थ वन हेल्थ कहता हूँ तो पशु जीव मात्र, चाहे वो वनस्पति हो, पशु-पंखी हो या मानव जीवन हो, यानी मेरी हमेशा कोशिश रही है कि दुनिया का कल्याण करने वाली मूलभूत चीज़ों की ओर हमने कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सब मिल कर के, और दूसरी बात है कि आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आइसोलेशन में कोई नहीं कर सकता। आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, आइसोलेशन में आप कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए आपको सबके साथ ताल मिलाने की आदत भी बनानी होगी, और सबको सबके साथ ताल मिलाने की आदत बनानी पड़ेगी, तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन काल रहते हुए उसमें जो रिफॉर्म होने चाहिए वो नहीं हुए। उसके कारण आज उनको कितना रिलेवेंस रहा, कितना नहीं, उस पर डिबेट चल रही है। आपने इस बारे में बात की है कि आपके पास दुनिया में शांति स्थापित करने का कौशल है, अनुभव है, जियोपॉलिटिकल दबदबा है। आज दुनिया में और वर्ल्ड स्टेज पर सबसे बड़ा पीसमेकर बनने के लिए जबकि कई वॉर्स चल रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप शांति की स्थापना कैसे करेंगे? दो देशों के युद्ध के बीच शांति समझौता लाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस एंड यूक्रेन। आप देखिए, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जो भगवान बुद्ध की भूमि है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जो महात्मा गांधी की भूमि है। और ये ऐसा महापुरुष हैं कि जिनके उपदेश, जिनका वाणी, वर्तन, व्यवहार पूरी तरह शांति को समर्पित है। और इसलिए सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं, तो विश्व हमें सुनता है। क्योंकि ये बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, हम समन्वय के पक्ष के हैं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं, और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं, तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। अब जैसे मेरा रशिया के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, यूक्रेन के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठ कर के मीडिया को कह सकता हूँ कि युद्ध का समय नहीं है। और मैं ज़ेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से उनको भी कहता हूँ कि भाई, दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है। और टेबल पे परिणाम तब निकलेगा जब उस टेबल पे यूक्रेन और रशिया दोनों मौजूद होंगे। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठ करके कितनी माथापच्ची कर ले, उसे परिणाम नहीं आता है। दोनों पक्षों का होना जरूरी है। और शुरू में समझा नहीं पा रहा था, लेकिन आज जो इस प्रकार का वातावरण बना है, उससे मुझे लगता है कि अब रशिया, यूक्रेन, मैं आशावादी हूँ कि बहुत उन्होंने, खुद ने तो गंवाया है, दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है। ग्लोबल साउथ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे विश्व में फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, उसका संकट रहा है। तो पूरा विश्व चाहता है कि जल्दी से जल्दी शांति हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं शांति के पक्ष में हूँ। मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है, और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूँ। एक और बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल टकराव रहा है, वह है भारत और पाकिस्तान का टकराव। ये दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, दोनों की विचारधारा काफी अलग है। आप शांति चाहते हैं, आप दूर की सोचने वाले नेता हैं। आप भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता देखते हैं? एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको
शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। और देश आजादी के लिए आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही होंगी, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर-भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो, काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है, तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था, ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएँगे, और वहाँ की अवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वहाँ की अवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए। इस प्रकार के मार-धाड़, लोही-लुहान, कट क बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन कर के आते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। क्या कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने कोशिश की हो, पाकिस्तान के साथ सब ठीक करना चाहा हो, जो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों से जुड़ी हो, जो भविष्य में आगे का रास्ता दिखा सकें? पहली बात है कि संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और कई दशकों के बाद हुई थी घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे कि मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया, तो वो चौंक गए थे। और इस निर्णय के इस प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं, उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है, उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है, उसका संदेश दुनिया के सामने साफ-साफ गया था।
लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। वैसे आपसे एक थोड़ा सा रोमांचक सवाल पूछना है। भारत या पाकिस्तान में से किसकी क्रिकेट टीम बेहतर है? दोनों टीमों की पिच पर दुश्मनी के चर्चे भी सभी ने सुने हैं, और दोनों में जियोपॉलिटिकल तनाव भी है, जिसकी अभी आपने बात की है। स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल, देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में कैसी भूमिका निभाते हैं? वैसे जो स्पोर्ट्स हैं, वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूँगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत स मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेल-दिल एक रूप में हमेशा समझता हूँ। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा, कौन बुरा, अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे, तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे हैं। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ। तो जो परिणाम आया उससे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। हाँ, मैंने भी द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाम की सीरीज देखी है, जिसमें कई बेहतरीन खिलाड़ियों और मैचों की बात हुई है। दोनों देशों की ऐसी टक्कर और मुकाबला देखकर अच्छा लगता है। आपने फुटबॉल के बारे में भी बात की है। भारत में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है। तो एक और मुश्किल सवाल, आपका फुटबॉल का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हमारे पास मेसी, पेले, मैराडोना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिदान जैसे नाम हैं। आपको आज तक का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी कौन लगता है? ये बात सही है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ फुटबॉल अच्छी तरह खेला जाता है और फुटबॉल की हमारे महिलाओं की टीम भी अच्छा काम कर रही है, पुरुषों की टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पुरानी बातें हम कहें 80s के कालखंड की, तो मैराडोना का नाम हमेशा उभर करके आता है। हो सकता है कि उस जनरेशन के लिए वो एक हीरो के रूप में देखे जाते हो, और आज की जनरेशन को पूछोगे तो वो मेसी की बात बताएंगे। लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग घटना याद आ रही है, आपने पूछा तो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनसे बातचीत करने का मेरा एक, मुझे गम पसंद आता है ऐसे लोगों से बातचीत करना, तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया। तो मैंने कहा, भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा, ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा, कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है, तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूँ, क्योंकि टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। हाँ, फुटबॉल उन बेहतरीन खेलों में से एक है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को एकजुट करता है, और इससे किसी भी खेल की ताकत का पता चलता है। आपने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया। एक दोस्त और नेता के रूप में आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या पसंद है? मैं घटना का वर्णन करना चाहूंगा। शायद आप उससे जज कर सकते हैं कि कौन सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूँ। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप
दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेल-कूद के मैदान में तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठे आए थे। तो हम लोग दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ कर के मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ कर के सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया, फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज़ ना हो, तो आइए हम ज़रा एक अ, पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हज़ारों की भीड़ में अमेरिकन हाँ। राष्ट्रपति चल पड़े। एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े, भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में। आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती।